जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, लगातार हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आ रहे हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले जो भी आपसे आपके एग्जाम्स हैं उसमें आने की संभावना मैं व्यक्त करता हूं कि हाँ, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, प्रश्न वही जो एग्जाम में आए, हाथ से हाथ मिलाएं और फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। भाई जितने भी लोग हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर। कैसी चल रही है आप सभी लोग तैयारी? एक बार कमेंट करके बताएंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित फुटबॉलर में से कौन शायद ही कभी अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑफ साइड करता हुआ पकड़ा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर्स इज रेयरली कॉप ऑफ साइड इन इंटरनेशनल मैचेज? जिनेदिन जिदान, पेले, रोडान रोनाल्डिलो या फिर रोनाल्डो? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करेंगे अपने सभी लोग। वह कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑफ साइड करते हुए पकड़ा गया हो? चलिए, तो ये है जिनेदिन जिनेदिन जिदान। ठीक है, जिनेदिन जिदान इज ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी जिनेदिन जिदान, ये कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के, फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं और इन्होंने हमेशा डिफेंडर ही खेला है और मिड डिफेंसिव मिडफील्डर प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में रेफरी द्वारा ब्लैक कार्ड का उपयोग किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज ब्लैक कार्ड यूज्ड बाय द रेफरी? फेंसिंग, चेस, बॉक्सिंग या फिर क्रिकेट? किस खेल में, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से किस खेल में ब्लैक कार्ड का यूज किया जाता है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ब्लैक कार्ड का यूज किया जाता है साथियों तलवारबाजी। और किस में यूज किया जाता है? तो बैडमिंटन में यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैडमिंटन में क्या बोलते हैं? ब्लैक कार्ड का सर्वोच्च दंड अपराध है। इसका मतलब है कि खिलाड़ी को मैच और पूरी प्रतियोगिता से तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आमतौर पर लाल कार्ड के लिए दुराचार जारी रखने का यह गंभीर क्या है? कदाचार है। तलवारबाजी में भी यूज होता है। यह तलवारबाजी में सबसे गंभीर क्या है? ये पेनाल्टी के रूप में तलवारबाजी में दिया जाता है। और ब्लैक कार्ड मिलने पर खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। और उस टूर्नामेंट में किसी भी अंक या पदक से क्या कर दिया जाता है? उसको वंचित कर दिया जाता है, मतलब कुछ नहीं दिया जाता है। और एक होता है गैलिक फुटबॉल। इस खेल में भी क्या ब्लैक कार्ड का उपयोग घोर कदाचार, क्लिनिकल फाउलिंग कहा जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो खिलाड़ी को 10 मिनट के लिए क्या सिन बिन अस्थायी निष्कासन कर दिया जाता है। सिन बिन एक शब्द है, याद रखेंगे, गैलिक फुटबॉल की बात हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के कबड्डी मैच में सेंटर लाइन और बक लाइन के बीच की दूरी होती है। What is the distance between the center line and buck line in a men's kabaddi match? 3 मीटर, 3.75 मीटर, 4.25 मीटर या फिर 5.5 मीटर? पुरुषों का जो कबड्डी मैच होता है उसमें सेंटर लाइन से बक लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में।
इसी के साथ साथ आप बताएंगे कि कबड्डी का जो मेजरमेंट होता है कितना होता है, मेंस का, विमेंस का कितना होता है, टाइमिंग कितने कितने मिनट की होती है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 3.75 मीटर होते हैं। सेंटर लाइन से बक लाइन की दूरी पूछी जाती है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में हर टीम में कितने खिलाड़ी हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम इन क्रिकेट? एक क्रिकेट मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 8, 10 या फिर 15? अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, अगर खेलते हैं तो पूछ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? जब भी खेलने की बात आ जाएगी तो फिर 11 प्लेयर आप ट्रिक करेंगे, और अगर टीम की बात आ जाए तो टीम में कुल जो प्लेयर होते हैं वो कुल 15 होते हैं साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ज्वाइंट कॉल्ड? आर्थ्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मायोलॉजी या फिर एडेनोलॉजी? जोड़ों के अध्ययन की बात हो रही, ज्वाइंट्स, स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स, उसको क्या कहते हैं? तो साथियों, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगर हड्डियों के अध्ययन की बात आ जाए तो क्या कहा जाएगा? ऑर्थोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को आर्थोलॉजी और जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी और आर्थियोलॉजी में अक्सर ये क्वेश्चन 100% पूछता है। में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना, और अक्सर पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तल में से कौन सा शरीर को एंटीरियर और पोस्टीरियर भागों में विभाजित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन डिवाइडेड द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट? सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर ट्रांसवर्स प्लेन? कौन सा ऐसा प्लेन है जो हमारी बॉडी को आगे और पीछे दो भागों में डिवाइड करता है? तो ये साथियों करता है फ्रंटल प्लेन, हमारी बॉडी को आगे और पीछे दो भागों में डिवाइड करता है। आगे को एंटीरियर और पीछे को क्या कहा जाता है? भाग को पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1900 पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचार्ड ने कितने पदक जीते थे? हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स डिड नॉर्मन प्रिचार्ड विन एट द 1900 पेरिस ओलंपिक? 1, 2, 3 या फिर 4? कितने पदक जीते थे नॉर्मन प्रिचार्ड ने पेरिस ओलंपिक में? अच्छा, कोई पूछ दे क्या बोलते हैं आपसे कि 1900 का जो ओलंपिक है ये कहाँ पे हुआ था, तो आंसर उसका क्या हो जाएगा? पेरिस ओलंपिक। सेकेंड जो ओलंपिक हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस में हुआ था साथियों। ठीक है, अब इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था, महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था पेरिस ओलंपिक में। और यहाँ पे बात हो रही है किसकी? नॉर्मन प्रिचार्ड की। ठीक है, ये नॉर्मन प्रिचार्ड क्या थे? ये एंग्लो इंडियन थे, नॉर्मन प्रिचार्ड। ठीक है, तो इन्होंने जो पदक जीता था
कुल 2 पदक इन्होंने जीते थे नॉर्मन प्रिचार्ड ने। कौन कौन सा इनका गेम था? तो नॉर्मन प्रिचार्ड का जो था यह 200 मीटर स्प्रिंट था, ठीक है, और 200 मीटर हर्डल, मतलब 200 मीटर हर्डल बाधा दौड़ और 200 मीटर स्प्रिंट रेस इनका गेम था, और दोनों में इन्होंने रजत पदक ही जीता था। और उन्होंने ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले ये भारतीय हैं, और उस समय उपनिवेशक भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, और एशिया का ये पहला एथलीट थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शरीर के किस भाग का स्किन फोल्ड माप नहीं लिया जाता है? स्किन फोल्ड मेजरमेंट आर नॉट टेकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट? बाइसेप्स, एब्डोमिनल, पाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। शरीर के किस भाग का माप नहीं लिया जाता है स्किन फोल्ड? अच्छा, मोटापा किससे नापते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? पाम। पाम इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सामान्य तौर पे जो मेजरमेंट लिया जाता है ट्राइसेप्स मतलब ऊपरी बाह के पीछे या बीच से, पेट एब्डोमिनल के भाग नाभि के पास से लिया जाता है, चेस्ट के पास से लिया जाता है, पुरुषों के निप्पल और बगल के बीच से, महिलाओं के थोड़ा सा अलग से लिया जाता है मेजरमेंट, जांग के पास लिया जाता है मध्य और कूल्हे के ऊपर, ठीक है, कूल्हे की हड्डी के क्या ठीक ऊपर लिया जाता है, और सब स्कैपुलर, ठीक है, कंधे के ब्लेड के नीचे मेजरमेंट लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आसनों के अंत में कौन सा आसन किया जाता है? विच आसन इज डन एट द एंड ऑफ ऑल आसन? ताड़ासन, पश्चिमोत्तासन, सूर्य नमस्कार, या फिर शवासन? जितने भी साथी एक बार दिल से अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप जरूर अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि शेयर करेंगे तभी आप फिजिकल एजुकेशन को आगे लेकर के जा पाएंगे। नहीं तो फिजिकल एजुकेशन जहां का तहां, वहां तो सबके अंदर फिजिकल एजुकेशन है, आप अपने एजुकेशन को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कौन बढ़ाएगा? हम आपके लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं। तो सभी आसनों के अंत में जो आसन किया जाता है ये होता है शवासन। शव आसन, ये सब कुछ जो होता है हो रहा है, शवासन मतलब होता है मरने के जैसा, एकदम रिलैक्स हो जाओ, पूरी बॉडी को फ्री छोड़ दो जितना हो सके, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है, आराम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। जैसे आप आदमी जब मरता है तो क्या होता है, जहां जैसे मरा है वैसे पड़ा रह जाता है, कहानी खत्म, द एंड हो जाता है। तो सभी आसनों के अंत में जो आसन किया जाता है वही शव आसन होता है। ओके, न्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, निगेटिव रेनफोर्समेंट, बोथ ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ दीज? मतलब कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो सकारात्मक परिणाम की ओर लेके जाता है, पूछा जा रहा है। तो लेके जाता है साथियों, निगेटिव भी लेके जाता है और पॉजिटिव दोनों लेकर के जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। न्यू क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेटेड? 13 अगस्त, 12 अगस्त, 15 दिसंबर या फिर नन ऑफ दीज? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस जो मनाया जाता है ये हर साल 12 नवंबर को मनाते हैं। निमोनिया दिवस को याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, हो सकता है जीके के रूप में पूछ दे फर्स्ट पेपर में ही आपसे, और आगे जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें निगेटिव मार्किंग श्योर है अब आना, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना हाई हो गया है कि उसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक ना। इस दिन क्या मुख्य उद्देश्य इसका निमोनिया रोग की गंभीरता के बारे में वैश्विक जागरूकता क्या होता है? बढ़ाना होता है, क्योंकि यह अभी भी दुनिया भर में बच्चों और वयस्कों में मृत्यु का एक प्रमुख संक्रामक कारण है। ठीक ना। और इसकी जो शुरुआत हुई है पहली बार विश्व निमोनिया दिवस जो मनाया गया था ये 2009 में, और ग्लोबल कोलिएशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया, ठीक ना, के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लॉन टेनिस गेंद का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ ए लॉन टेनिस बॉल? 2 औंस, 3 औंस, 4 औंस या फिर 1.978 से लेकर के 2.095 औंस? कितना होता है एक लॉन टेनिस जो बॉल होती है उसका वेट कितना होता है? बता रहा हूं। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही, सॉरी यार। जो कलर इसका होता है क्या होता है? पीला और सफेद, दो कलर में ये बॉल इसकी होती है। ग्राम में पूछ दिया जाए तो कितने ग्राम होती है? 56 से लेकर के और 59.4 ग्राम ये होती है। डायमीटर पूछ दिया जाए तो कितना होता है? व्यास जिसको कहा जाता है 6.54 से 6.86 सेंटीमीटर ये इसकी होती है। मैं क्यों ये सब क्वेश्चन आपको बता रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। आजकल जो एग्जाम को और क्रिटिकल बनाया जा रहा है कि आप सेंटीमीटर में भी याद रखिए, इंच में भी याद रखिए, ठीक ना, ग्राम में भी याद रखिए, औंस में भी याद रखिए। कितना याद रखेगा एक स्टूडेंट? ठीक ना। लेकिन कंपटीशन देना है तो याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द सेल डिस्कवर्ड? 1645, 1655, 1665 या फिर 1675 में कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी?
तो साथियों कोशिका की जो खोज हुई थी ये 1665 में हुई थी, इसकी खोज राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ जो कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। और रॉबर्ट हुक ने खुद के द्वारा बनाए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से कार के एक पतले टुकड़े का क्या अध्ययन करते समय मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी कोठरियों देखी थी। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी उसमें क्या देखी थी, कोठरी देखी थी, जिन्हें क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। और रॉबर्ट हुक के द्वारा जो देखी गई थी कोशिकाएं ये मृत डेड थी, पादप कोशिकाएं थी। और जीवित कोशिकाओं की बात करें तो 1674 में, ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने यह की थी। अगर जीवित की बात हो जाए तो कौन, 1674 में एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने यह की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडक्टर मांसपेशी कहां पर स्थित होती है? वेयर आर द एडक्टर मसल्स लोकेटेड? अपर थाई, अपर आर्म, लोअर आर्म या फिर लोअर बैक में? एडक्टर मांसपेशी। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं ना तो यार डिसलाइक भी किया करो, सच बता दे रहा हूं, कमेंट भी किया करिए आप सभी लोग, मुझे बताया करिए कि हाँ सर क्वेश्चन अच्छे नहीं होते हैं, इनका कोई लेवल नहीं है। एक बार कमेंट करके बताएंगे ना तो मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छे नहीं है, नहीं लेके आने चाहिए क्वेश्चन। हाँ अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज जरूर मोटिवेट किया करिए, क्योंकि मोटिवेशन एक लाइफ का आपका बहुत बड़ा पार्ट है। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर यहाँ पे पढ़ने आते तो मे बी आई थिंक आप भी मोटिवेट होकर के आते होंगे कि कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ अलग मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जरूर आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, जितने भी साथी हैं। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपर थाई इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंचबैक का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हंचबैक? लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्क्वालिसिस या फिर स्वे बैक? हंचबैक का अन्य नाम क्या है? अब ये मत कहना साथियों कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके कमेंट नहीं आते हैं, मैं देखता हूं। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, काइफोसिसिजे राइट आंसर हो जाएगा। इसको अनदर नाम क्या होता है, लार्डोस सॉरी राउंड बैक भी इसको कहा जाता है। अनदर नेम क्या होता है इसका, राउंड बैक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? व्हाट डू एटम कंबाइन टू फ्रॉम? सेल, मॉलिक्यूल, टिश्यू या फिर मसल्स? ठीक है, एटम्स क्या मिलकर बनाते हैं? तो ये परमाणु जो होते हैं मिलकर बनाते हैं एटम्स, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में एथलेटिक्स ट्रैक की त्रिज्या कितनी होती है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ एथलीट ट्रैक इन इंटरनेशनल कंपटीशन? 34.5 मीटर, 35.5 मीटर, 36.5 मीटर या फिर 37.5 मीटर?
इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रैक होता है, ट्रैक की त्रिज्या पूछी जा रही है, ठीक है, रेडियस, ठीक ना, ये कितना होता है? तो जो रेडियस होता है 36.5 मीटर इसका रेडियस होता है। अब इसी के साथ साथ साथियों अक्सर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जो ट्रैक होता है उसका एक स्टेट कितना होता है। जो स्टेट होता है, सपोज दैट ये ट्रैक है आपका, ठीक है, ये अक्सर पूछ देता है कि कितने स्टेट होते हैं, तो टू स्टेट होता है, एक स्टेट यहाँ पे होता है और एक स्टेट होता है, टू स्टेट और टू कर्व होते हैं अक्सर। अब पूछ देता है स्टेट की लेंथ कितनी होती है, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड होती है लेंथ इसकी होती है कितनी, 34.39 मीटर होती है। और जो एक स्टैंडर्ड, देखिए क्वेश्चन यहीं पे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक ना, कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक क्या होता है। तो जो एक स्टैंडर्ड ट्रक की बात आ जाए तो वो कितना होता है, ये 400 मीटर का एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। एक स्टेट पूछ दिया जाए तो कितनी होती है, तो 84.39 मीटर होती है। लेन की चौड़ाई पूछ दिया जाए तो कितनी होती है, तो 1.22 मीटर उसकी लेंथ की ये विड्थ होती है, ठीक है। और लेन की संख्या पूछता है अगर आपसे तो कितना होती है, 8 होती है, 8 से 10 भी मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट आधुनिक ओलंपिक में केवल महिलाओं के लिए होता है? Which of the following event is only for women in the modern Olympic? ट्रायथलॉन, पेंटाथलॉन, हेप्टाथलॉन या फिर डेकाथलॉन? कौन सा इवेंट है, चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से वो उस इवेंट का नाम बताइए जो महिलाओं के लिए होता है। तो महिलाओं के लिए जो इवेंट होता है ये हेप्टाथलॉन होता है। अब आप बताएंगे कि हेप्टाथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं और वो कौन कौन से इवेंट होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होता है, कितने ट्रैक इवेंट होते हैं, कितने फील्ड इवेंट होते हैं, इनको ओलंपिक में कब शामिल किया गया। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हेप्टाथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं, 7 इवेंट होते हैं। कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, शॉर्ट पट और 200 मीटर। फिर उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर। यह फर्स्ट डे का इवेंट होता है, ये होता है सेकेंड डे का इवेंट होता है। अब इसमें से पूछ देता है क्या अक्सर आपसे एग्जाम में कि कितने ट्रैक इवेंट है, कितने फील्ड इवेंट है। तो ट्रैक इवेंट कुल कितने होते हैं, 3 ट्रैक इवेंट होते हैं, 100 मीटर हर्डल, 200 मीटर और 800 मीटर, ये ट्रैक इवेंट होते हैं। जबकि फील्ड इवेंट कौन कौन से होते हैं, तो हाई जंप, शॉर्ट पट, जेवलिन थ्रो और लॉन्ग जंप, ये पूछ देता है। और इसी में क्वेश्चन और घुमा के पूछता है आपसे कि फर्स्ट डे का पहला इवेंट कौन होता है, सेकेंड डे का लास्ट इवेंट कौन सा होता है। तो फर्स्ट डे का पहला इवेंट अगर पूछ देता है तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डे का लास्ट इवेंट कौन सा होता है, 200 मीटर होता है। सेकेंड डे का लास्ट इवेंट कौन सा होता है, 800 मीटर होता है। क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। अब वो एग्जामिनर ये जानना चाहता है आपसे कि आप कितना जानते हैं, आपको कंफ्यूज करता है, घुमाता है अक्सर आपसे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? कोहलर, जेबी वाटसन, जिन पियाजे या फिर E.L. थॉर्नडाइक? शिक्षा मनोविज्ञान के पिता के फादर के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साथियों, E.L. थॉर्नडाइक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर, लुइस थॉर्स्टन या ब्लूम या फिर विलियम स्ट्रेन? किसके द्वारा दिया गया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत, थ्योरी? तो ये दिया गया था साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कुछ क्वेश्चन और आंसर थे। मे बी आई थिंक आप सभी को क्वेश्चन और आंसर अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जितने भी साथी एक बार कमेंट करके बताएं कि आपका नेक्स्ट जो टारगेट एग्जाम्स है वो कौन सा एग्जाम्स है, आपकी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपका मेजर गेम क्या है। इससे अगर आप बताते हैं तो हम सभी लोग एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होते हैं, और जब कनेक्ट होते हैं तो हम सभी लोगों को बहुत सी चीजें सीखने का एक मौका मिलता है साथ में। ठीक है, हो सकता है हमारे भी पास बहुत से ऐसे कॉल फोन्स आते हैं जो कि सर कोई जॉब हो तो बता दीजिए, तो मैं बताता हूँ उन लोगों को, कुछ कोशिश करता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं डियर फ्रेंड्स कि हम आपको यूट्यूब के माध्यम से नहीं दे पाते, तो कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है, जो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक ना। और हम आपको वहां पे नोटिफिकेशन है, जो भी मैसेज होता है, टेक्स्ट मैसेज, हम आपको वहां पे दे देते हैं। ठीक है, हाँ लिख रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने किया है। ठीक है, वेरी गुड। राजस्थान जोधपुर से हैं। एसएसबी टीजीटी उड़ीसा से। ठीक है, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी, श्योर है। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ठीक ना। जिससे जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, अगर यूट्यूब के माध्यम से मैं सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन और आंसर ही लेकर के आता हूँ, बहुत सी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जब आप कोई चीज अकेले करते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता हो कि ये कंटेंट बनाने में इतना इजी है, हो जाता है, नहीं, इतना इजी नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम आपके लिए अभी भी जितने भी कंटेंट देते हैं सब मैं पेड क्लास के दे रहा हूँ, फ्री के नहीं दे रहा हूँ। फ्री में दे रहा हूँ लेकिन पेड के दे रहा हूँ। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं। उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से है। ठीक है, ठीक है, चलिए।